तो आपसे को नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करो उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ अपडेट आई है और ये अपडेट हम लोगों के लिए एक शर्म की बात है। खासकर मैं भी एक क्राइम का चैनल चलाता हूँ। आप सबके आशीर्वाद और सपोर्ट से अगर 2,25,000 लोग जुड़े हुए हैं और प्रखर राजपूत एक चैनल उस पर भी 75-76 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पे भी काम करता हूँ, फेसबुक पे भी काम करता हूँ, मल्टीपल जगहों पे हाथ पाँव मारता रहता हूँ कि क्या पता कौन सा चले। क्योंकि मेन चीज़ आप एक साफ तौर पे जाने कि भाई हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ। ओवरऑल ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ एजेंसी से कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। अगर न्यूज़ की बात होती है तो आप लोग भी एक देखते हैं कि प्रखर ट्रू क्राइम ने क्या सुनाया, प्रखर ठाकुर ने कौन सी बात बोली है, उस पर आप यकीन भी करते हैं। अब यहाँ मैं अपनी टीआरपी बटोरने के लिए कुछ भी आपको बताता हूँ, कोई एक सनसनीखेज खुलासा कर दूँ और शुरुआत में आपको देखने में मज़ा आए और बाद में मैं आपके दिमाग में इस तरह से कब्जा कर लूँ कि आप जान ही ना पाएँ कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें देखने में बड़ी छोटी सी हैं कि भाई अगर ये गलत बता रहा है तो इसको ना सुनो, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना है कि आज इसका इम्पैक्ट जब आपको बताऊँगा तो आप हैरान हो जाएंगे। इसी दिल्ली ब्लास्ट में एक खुलासा हुआ है कि जो आतंकवादी संलिप्त था उसकी ट्रेनिंग तुर्की में हुई है, टर्की, और एक वहाँ का आतंकवादी है जिसका नाम है ओकासा। और नो डाउट जो तुर्की, सीरिया इन सब का इतिहास जानते हैं, आतंकवादी बहुत आराम से वहाँ पाले पोसे जाते हैं। जैसे जो इजराइल आज हमास से पीड़ित है, उसी इजराइल ने भर भर के कभी हमास को पैसा दिया था फ़िलिस्तीन को डिस्टर्ब करने के लिए, पैसा दिया, सब कुछ हुआ, बाद में वही आज हमास चढ़ के मारता है। तो सेम चीज़ है। जांच पड़ताल में एक चीज़ का खुलासा हुआ है कि सीरिया के अंदर, माफ़ कीजिएगा, तुर्की के अंदर एक आतंकवादी जिसका नाम ओकासा, और इसी के पूरे इशारे पे दिल्ली में पूरा ब्लास्ट हुआ। बाकायदा टेलीग्राम चैनल को जब खंगाला गया उमर के, तो उस टेलीग्राम चैनल पे कुछ ऐसे सबूत मिले और इन सबूतों के बारे में कोई पत्रकार या फिर कोई मीडिया बोले या ना बोले, सरकारी संस्थाएं बात कर रही। पहले सरकारी संस्थाओं ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि एक आतंकवादी हमला था, फिर सरकारी संस्थाओं ने इस बात को भी बताया कि इसमें तुर्की का भी कुछ हाथ है, तुर्की में ये लोग गए भी थे, पासपोर्ट पे बाकायदा तुर्की की मुहर लगी है, तमाम चीज़ें हैं। अब ये बात हमारे देश की मीडिया ने जब छापी और बतानी शुरू की तो तुर्की के डिफेमेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, वहाँ की अपनी एक मिनिस्ट्री है जो विदेशी ऐसे प्रोपोगंडाओं का खंडन करती है जो गलत हो, वहाँ के विदेशी वाले जो ये मैंने बताया कि डिफेमेशन मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि भारत की जो मीडिया है वो झूठ बोल रही है। और भारत की कई सारी मीडिया का उन्होंने इसके शॉट ले रखा था। एक पॉपुलर चैनल ही थे, छोटे मोटे का तो लेंगे भी नहीं, छोटे मोटे तो कुछ भी बोले। उन्होंने कहा कि भारत की मीडिया आए दिन झूठ बोलती है, भारत की मीडिया को झूठ बोलने की आदत भी है और भारत की जो मीडिया है आए दिन ऐसे कामों को करती रहती है। और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का पूरा हवाला देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मीडिया ने ही बार बार ये कहा था कि भारत की आर्मी घुस गई है, पाकिस्तान को कब्जा किया जा रहा, पाकिस्तान में कहीं तो अटैक हुआ है, नेवी भी आ चुकी, ये हो गया वो हो गया। तो हमारी मीडिया के उस झूठ की वजह से आज जब हम तुर्की को सच में कटघरे में ला सकते हैं, तुर्की हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। ऑपरेशन सिंदूर में जो झड़प हुई थी भारत पाकिस्तान, उसने तुर्की ने ड्रोन तक दिए थे, लेकिन आज हम अपनी बातों को सही उस वजह से नहीं साबित कर पा रहे क्योंकि हमारे देश की मीडिया ने पूरा मामला डाउन कर दिया। तो एक अंदर की खबर है, मुझे लगा आज आपको बताना चाहिए क्योंकि आज मैं ट्विटर जब खंगाल रहा था तो ये चीज़ें मिली। खैर, ब्लास्ट हुआ है, आतंकवादी वाला ही मामला है, तुर्की में ट्रेनिंग हुई थी, तुर्की के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और तुर्की का पाकिस्तान से भी ठीक ठाक संबंध है। तो ये तमाम चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये साजिश कहाँ से चल के कहाँ तक पहुँची है। खैर, अब आज की कहानी की बात करते हैं। एक मूवी आई थी दृश्यम, और इस मूवी ने न जाने कितने ऐसे मामलों को बना दिया जो शायद अगर ये मूवी ना आती तो ना होता। दृश्यम देख के कई सारे क्रिमिनलों के दिमाग में ख्याल आया कि अगर लाश ही ना मिले तो फिर कातिल के पकड़े जाने का कोई मतलब ही नहीं है। और न जाने कितनी बार इस मूवी से प्रेरणा लेके भी लोगों ने कत्ल किया है। और आज की कहानी ठीक ऐसी है। कहानी पुणे की है, पुणे में एक जगह लगती है सिवाने, कहानी इसी सिवाने की है और बात इसी अक्टूबर महीने की है। दरअसल इसी सिवाने में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक शख्स थे जिनका नाम था समीर, उनकी पत्नी थी अंजलि। दोनों की साल 2017 में शादी हुई थी। अंजलि एक स्कूल में टीचर थी, समीर एक ऑटोमोबाइल गैराज चलाते थे। डिप्लोमा उपलोमा भी इन्होंने पढ़ाई में किया था, ITI वगैरह। तो ठीक ठाक
कमाई थी, ठीक ठाक खर्चे चल रहे थे। 2017 में दोनों की शादी हो गई थी। शादीशुदा ज़िंदगी जब आगे बढ़ी तो फिर 2 बच्चे भी हो गए। एक बच्चा 5 साल का, एक बच्चा 3 साल का है। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान 26 अक्टूबर, यानी अगर आज से आप जोड़ें तो मोटा मोटी 12-14 दिन पहले की ये बात है, 14-15 दिन। 26 अक्टूबर को अचानक से अंजलि, जो समीर की पत्नी है, किसी काम से निकलती है और वो वापस नहीं आती। अब दिन में ही अंजलि निकल गई, वापस आई नहीं और समीर अपने काम में व्यस्त। बच्चे शाम को जब पढ़ के वापस आते हैं तो देखते हैं कि माँ है नहीं। इसी बीच समीर भी आ गया। समीर ने भी देखा कि अंजलि है नहीं। उसने फ़ोन किया तो फ़ोन लगा नहीं। अब जब फ़ोन लगा नहीं तो थोड़ा सा ताजुब हुआ कि भाई कहाँ चली गई। बहरहाल सोचा कि कहीं गई होगी, मार्केट वार्केट आ जाएगी। शाम हो गई, शाम होने के बाद भी नहीं आई। अब जब शाम होने के बाद नहीं आई तो भाई और ताजुब की कहाँ चली गई। अब समीर परेशान हुआ। परेशान होने के बाद समीर ने ढूंढना शुरू किया कि कहाँ गई। धीरे धीरे रात होती गई, कुछ अता पता चला नहीं। रात भर बच्चे रो रो के बुरा हाल। इधर घर परिवार में बात पहुंच गई। घर परिवार वाले भी परेशान किए, अंजलि कहाँ गई। समीर ने तमाम दोस्तों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, जहाँ जहाँ अंजलि जा सकती थी वहाँ पूछा, उसके स्कूल में जो साथ पढ़ाती थी उनसे पूछा, टीचरों से पूछा। कहीं कुछ खास पता चला नहीं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता चला गया। अगले दिन समीर चूँकि पढ़ा लिखा था, उसको जानकारी थी, तो अगले दिन वो पहुँच गया पुलिस स्टेशन और वहाँ पे FIR दर्ज करवा दी कि मेरी जो पत्नी है वो साहब गायब है और ऐसी पूरी बात है। इस हिसाब से वो गई थी, मैं लौट के आया, फिर देखा तो वो दिखी नहीं और कहाँ गई है कुछ पता नहीं। अब पुलिस वालों ने FIR नोट कर ली। पूछा कि क्या कहीं जा सकती है। समीर ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं आइडिया। पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, हम खोज देंगे। पुलिस वाले अब मामले को नोट करके अपना जांच पड़ताल थोड़ा बहुत शुरू करते हैं। इधर समीर बदहवास इधर उधर खाक छान रहा, कुछ अता पता चल नहीं रहा। 1-2 दिन बीत गए, पुलिस वालों ने भी कुछ खास किया नहीं। इसके बाद समीर फिर पुलिस स्टेशन कि साहब मेरी पत्नी गायब है और आप खामोश बैठे हैं, कुछ कीजिए, नहीं तो फिर कुछ अनहोनी हो जाएगी। फिर पुलिस वाले परेशान, क्या किया जाए। जांच पड़ताल हो रही, तफ्तीश हो रही है। इसी दौरान जब कुछ खास जानकारी मिली नहीं और इधर समीर लगातार बार बार आ रहा था, तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि चलो भाई कुछ कर ही लेते हैं। सबसे पहले टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया गया कि फ़ोन की लास्ट लोकेशन चेक की जाए और बाकी चीज़ें। और फ़ोन की लास्ट लोकेशन खंगाली तो कुछ खास जानकारी हाथ लगी नहीं। फ़ोन घर पे ही स्विच ऑफ पड़ा था। अब पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करते हैं, फ़ोन की लास्ट लोकेशन घर पे मिलती है। तो फिर पति से पूछा भाई कि घर पे फ़ोन कैसे। तो पति ने बताया कि साहब मैं तो फ़ोन कर रहा था। पति ने हिस्ट्री भी दिखाई कि उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था तो सिंगल टिक था और फ़ोन भी किया था तो स्विच ऑफ बता रहा था फ़ोन, और फ़ोन कहीं कोने में भी पड़ा था। तो पुलिस वालों को उसने बताया कि साहब मुझे क्या पता कि फ़ोन छोड़ के गई होगी। उसके बाद पुलिस वालों ने और समीर ने मिलकर उस फ़ोन को ऑन किया। जब फ़ोन को ऑन किया तो ऑन करने के बाद सबसे पहले फ़ोन की हिस्ट्री चेक की और फिर व्हाट्सएप को चेक किया कि भाई कहाँ गई है, क्या किसी से कोई बातचीत हुई है, कहीं तो गई होगी, अपनी मर्जी से गई है या फिर कुछ हादसा हो गया, क्या हो गया। जब हिस्ट्री चेक की तब उसमें एक अजीब चीज़, उस व्हाट्सएप की हिस्ट्री में एक चैट था। चैट एक नंबर से था और उस चैट में लिखा था आई लव यू, और ये मैसेज इधर से भेजा गया था, पुराना मैसेज सारा डिलीट। और आई लव यू के साथ उसमें यह भी लिखा था कि मैं कल आ रही हूँ। अब ये मैसेज जब पुलिस वालों ने देखा, समीर ने देखा तो फौरन क्लियर हो गया कि जो अंजलि है वो किसी से प्यार करती थी और उसी के साथ भाग गई। पुलिस वालों ने कहा कि यार लव अब का इनका अपना मैटर है, छोड़ो, क्या इसमें फालतू और भी इंपॉर्टेंट केस है। समीर जिद कर गया कि नहीं साहब खोज के लाओ, किससे प्यार कर रही, कहाँ गई, मुझे पता होना चाहिए, मैं FIR करूँगा, मैं कंप्लेन करूँगा। अब लगातार समीर प्रेशर पे प्रेशर बनाया जा रहा। पुलिस वाले हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। कई दिन गुजर गए, न कुछ पता चला न कुछ पता चला।
एक नंबर है। पुलिस वालों ने कहा चलो इसको भी चेक करते हैं। चेक किया तो पता चला ये नंबर समीर के एक दोस्त का है। अच्छा, पुलिस वाले ये तमाम चीज़ें जब पूछताछ कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, तभी पुलिस वाले ने कहा कि चलो कुछ कैमरे वैमरे भी खंगाल लेते हैं कि कहाँ कौन गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब कैमरा खंगाला गया तो उसमें एक चीज़ बड़ी अजीब कि जिस पर्टिकुलर डे पे गायब होने की बात हो रही थी, उसी दिन समीर अंजलि के साथ देखा गया, कैमरे में कैद। अब पुलिस वालों ने जब ये चीज़ देखी तब उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि भाई ये आदमी तो बोल रहा था कि साहब मैं तो ऑफिस गया था और कैमरे में ये साथ है, तो इसने झूठ क्यों बोला। ये सवाल पुलिस वालों के जहन में घर कर गया। उन्होंने अब साफ तौर पे कहा कि दाल में कुछ काला है। पड़ताल शुरू हुई। जिस नंबर के बारे में चैट में जिक्र था उसके बारे में भी पता किया गया। उस आदमी से पूछा गया। उस आदमी ने साफ इनकार कर दिया, कहा साहब मुझे नहीं पता। और जब पर्टिकुलर टाइम दिखाया गया चैट का, तब उसमें एक बात और पता चली कि उस टाइम तो समीर उसके बगल बैठा था और समीर ने फ़ोन भी मांगा था। अब ये 2-3 चीज़ें पुलिस वालों के जहन में घर करने लगी। उन्होंने कहा उठाओ समीर को और इससे तभी इससे पूछताछ करो। इसके बाद पुलिस की टीम समीर को उठाती है। उठाने के बाद समीर से तभी से पूछताछ जब करती है, तब वो कहानी पता चली जिसका आने के बाद दृश्यम 3 भी बन जाए तो भी इस थ्रिलर को वो मेंटेन नहीं कर पाएगी। कहानी की शुरुआत 1 साल पहले होती है। 1 साल पहले समीर को डाउट था कि अंजलि किसी और से प्यार करती है। सुनते जाइएगा। और प्यार में वो पागल है और समीर को धोखा दे रही है। अब ये बात जब समीर ने नोटिस की, तब उसने पता करना शुरू किया कि किससे प्यार करती है, क्या प्यार है, कौन है। तो फाइनली उसके बारे में पता कर लिया। और फिर समीर को पता चला कि अंजलि बार बार उससे मिलती भी है, उसके साथ फिजिकल भी हुई है, तमाम चीज़ें हुई हैं। और यहाँ से फिर समीर का दिल बैठ गया कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही, किसी और के साथ मुंह मार रही, किसी और के साथ संबंध बना रही। जाहिर सी बात, कोई पति हो चाहे पत्नी हो, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर इसने प्लान बनाया कि इसने मेरे साथ जो कुछ किया है, अब इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा और ऐसा कत्ल करूंगा कि कभी इसकी लाश तक नहीं मिलेगी। अब दिमाग में ख्याल आ गया, लेकिन कत्ल करना कैसे, ये ख्याल नहीं आ पाया। तब इसने व्हाट्सएप पे, साथ ही गूगल पे, यूट्यूब पे खंगालना शुरू किया। इसी दौरान इसकी नज़र दृश्यम मूवी पे पड़ी। दृश्यम मूवी उसने देखी और यहाँ से एक आइडिया है कि अगर लाश ही ना मिले तो मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा। फिर क्या, तैयारी शुरू हुई 1 साल पहले। सबसे पहले इसने एक गैराज लिया। गैराज लेने के बाद उस गैराज में एक भट्ठी बनवाई, लकड़ी कोयला तमाम चीज़ें लाके रख दी और फिर ये तैयारी और टाइमिंग दोनों मेंटेन करने लगा। भट्ठी हो गई, साथ ही गैराज हो गया, तैयारी हो गई, दीपावली आ गई इसी साल 2025 की। बच्चों को इसने घर भेजा कि घर जाओ। घर जाने के बाद जब उनको घर भेज दिया, अपनी पत्नी से कहा कि तुम मत जाओ, बच्चों को जाने दो दादा दादी के पास, मुझे कुछ काम है और मेरे गैराज की ओपनिंग होनी है, तुम यहीं रहना। अब अंजलि बात मान गई कि ठीक है भाई, गैराज की ओपनिंग है और बच्चे दादा दादी के पास जाना चाहते हैं, जाए। गैराज में बहला फुसला के ले गए और उसने कहा कि फ़ोन यहीं छोड़ दो, घर पे क्या मतलब है, गैराज पे क्या लेके जाओगे, यहीं रहें तो चलो, नहीं तुम हाथ में पकड़ी रहती हो और फिर सही से काम नहीं कर पाती हो। अंजलि को क्या पता कि क्या साजिश है। गैराज लेके गया, वहीं पे मौका दे के गला घोट के अंजलि का कत्ल कर दिया। अब कत्ल कर दिया, गैराज इसका खुद का है, कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। इसके बाद आराम से इसने वहां पे जो भट्टी थी उसमें आग जलाई। आग जलाने के बाद उस लाश को उसमें फेंक दिया। 8 से 10 घंटे तक वो भट्टी दहकती रही। 8 से 10 घंटे में लाश, हड्डियां, सारी चीजें जब जल के गल के राख हो गई, भट्टी की आग जब शांत हुई, उसके बाद इस शख्स ने वहां से राख को निकाला। पूरी राख निकालने के बाद उसको एक बोरे में डाला और एक नदी में फेंक दिया। फेंकने के बाद फिर से उस भट्टी को साफ करके फिर से एक बार आग लगा दी कि कहीं कोई गलती से डीएनए का एक सैंपल ना बचे। और इन तमाम चीज़ों को करने से पहले इसने अपने दोस्त के फ़ोन पे अपनी गर्लफ्रेंड मतलब अपनी बीवी के फ़ोन से मैसेज करके, फिर उसके फ़ोन से रिप्लाई करके ये सब नौटंकी कर दी थी।
जो अभी मैंने शुरू में बताया कि बच्चे आवाज़ लगाते हैं माँ को, ये कहानी भी इसने फर्जी रची। बच्चों को भी ये सेम दिन वापस लेके आता है कि चलो देखो मम्मा कहाँ है। बच्चे छोटे हैं, एक 3 में पढ़ता है, एक 5 में पढ़ता है, उनको ज़्यादा समझ ही नहीं थी कि पूरा मामला क्या है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं पूरी कहानी, तब उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई अगर इसको ऐसे कत्ल करना था तो गर्लफ्रेंड किसी और की घोषित क्यों की कि मेरे दोस्त से इसका अफेयर था। ये तो उसी चैट को भी आधार बना सकता था कि अंजलि का कोई बॉयफ्रेंड है, उसके साथ भाग गई, उसमें एक तीर से 2 शिकार हो जाते, एक बॉयफ्रेंड भी फंस जाता। अब पुलिस वालों ने और पूछा, जब और पूछा तब पता चला कि ये भी कहानी फर्जी है। असल में अंजलि तो बड़ी शरीफ और बड़ी पाकीज़ा लड़की है। अंजलि का किसी से कोई अफेयर ही नहीं था, अपने पति को लेकर पूरी तरीके से लॉयल थी। असल अफेयर तो इस शख्स का था, समीर का। समीर किसी और महिला से प्यार करता था, समीर किसी और महिला के साथ रिलेशन में था, और इसी रिलेशन की वजह से ये चाहता था कि एनी हाउ अंजलि को ठिकाने लगा दें। तब इसने पूरा ये प्लान किया और प्लान करके कत्ल किया। तो आप सोच के देखिए, एक आदमी दृश्यम मूवी देख के दृश्यम से भी ज़्यादा खतरनाक प्लान बना सकता है, दृश्यम से भी ज़्यादा बड़ी स्क्रिप्ट रख सकता है। और आज इस पूरे कहानी को जब मैं आपको सुना रहा था, मैं खुद हैरान था कि एक आदमी इतना भयानक काम कैसे कर सकता है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ, और फिर से जो क्वेश्चन मैं पूछता था उसका सिलसिला मैं कल से फिर से चालू करूँगा, और प्रयास करूँगा कि आज एक सवाल पूछ लूँ। हालांकि अभी कोई सवाल दिमाग में आ नहीं रहा, लेकिन हाँ फिर से पूछ रहा हूँ कि कत्ल में एक धारा लगती है IPC में 302। अब भारतीय न्याय संहिता BNS चलती है, तो BNS में कत्ल को लेकर कौन सी धारा है? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं पता है तो कल का इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप जैसे भी हैं अच्छे रहें, खुश रहें। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।